हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ। एनसीईआरटी से चल रहा है मैथ, तो एनसीईआरटी पोर्शन ही भी चलेगा। इसका चैप्टर नंबर 7। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आप ऐसे कह सकते हो बेटा कि हमने अवकलन को सीख लिया है, अब समाकलन को सीखेंगे। समाकलन होता क्या है, आज नया टॉपिक है, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और अच्छे ढंग से हम समझाएंगे भी, तो उसको अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में कहीं प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बस भले कॉन्सेप्ट देखो समाकलन होता क्या है। तो आज की टॉपिक का नेम डालते हैं इंटीग्रल्स। इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, समाकलन। आज हम सीखने वाले हैं समाकलन क्या होता है। हम अवकलन सीख के आए हैं, हम अवकलन को सीख के आए हैं, बस अपने माइंड में सेट कर लो। अवकलन से ही समाकलन आया है। अगर मैं इनकी परिभाषा बना दूं ना, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन इज, परिभाषा में पहले बना दो बेटा आपको, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, आप इसको समझ गए आराम से। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, जो समाकलन होता है एक प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। इंटीग्रेशन या फिर बोलते हैं बेटा एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव। अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपको, नहीं भी मैं समझाता हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं है बेटा। एंटी डेरिवेटिव होता है यानी कि बेटा डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा। अच्छा, आपने, अब मैं अगर अवकलन की बात करूं तो आप किसी भी, मान लो कोई फंक्शन था, वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करते थे, जब वहाँ पे डिफरेंशिएशन करते तो बेटा आपको क्या मिलता था, डेरिवेटिव मिलता था। डिफरेंशिएशन के करने पर आपको क्या मिलता था, डेरिवेटिव मिलता था। ठीक है, तो अब मैं तुमको सीधे भाषा में बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, मान लो 8x² + 7x, या मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो f' बेटा आएगा 16x + 7 आएगा ना। ए इसका डेरिवेटिव है, ए जो है ना, ए इसका डेरिवेटिव आया, इस फलन का डेरिवेटिव आया है, अवकल गुणांक जिसे कहते हो बेटा, अवकलज आया है। अब हम चाहते हैं इसी डेरिवेटिव की सहायता से हम पुनः फंक्शन को प्राप्त कर लें। अब आपको बात समझ में आई होगी, इसी डेरिवेटिव की सहायता से हम फंक्शन को प्राप्त कर लें। इसको ऐसा कोई प्रोसेस लगाओ, मान लो आपके पास कोई, मतलब कि मान लो कोई फंक्शन है f(x) = 8x² + 7x, ये कोई फंक्शन है। मैंने बोला ये किसी का, मतलब कि किसी फंक्शन से होकर के आया है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब ये कोई फंक्शन है लेकिन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अवकलज है, अवकल गुणांक है। अब मैंने कहा कि यह किस फंक्शन का अवकल गुणांक था, यह किस फंक्शन, उस फंक्शन को बताओ। इसी प्रकार बेटा यह फंक्शन था आपका, अब फंक्शन का आ गया, अवकलज आ गया। अब इसी अवकलज की सहायता से हमने कहा कि पुनः वह फंक्शन लेके आओ, पुनः वह फंक्शन लेके, इसकी सहायता से पुनः वह फंक्शन लेके आओ। आएगा, अभी आएगा, अभी समझाएंगे, सब आएगा। यही प्रोसेस, मतलब कि इसको देख के इसको लाना, यही क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। यही है वास्तव में इंटीग्रेशन, यही है वास्तव में कि अवकलज की सहायता से क्या लाना, मूल फंक्शन लाना, मूल फंक्शन ले आओ। ये अवकलज होगी। और कोई भी बेटा समाकलन का सवाल आपको दिया रहेगा, वह किसी न किसी का अवकलज जरूर रहा होगा। अगर किसी का अवकलज नहीं है तो उसका समाकलन भी नहीं निकाल पाओगे। आपने मतलब लिमिट में पढ़ा होगा कि सारे फंक्शन अवकलनीय नहीं होते, जो फंक्शन अवकलनीय नहीं होते उनका समाकलन नहीं निकाला जा सकता। आ गया समझ में ना आपको। चलो
अब हम आपको बताते हैं कि बेटा ये इंटीग्रल जो होता है ना, दो प्रकार का होता है यार। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। अब दोनों का यूज क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल। अब मैं आपको बताता हूं और विस्तार से। इंडिफिनिट बेटा होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और डेफिनिट क्या होता है, निश्चित समाकलन। इंडिफिनिट होता है अनिश्चित समाकलन और डेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित समाकलन। अब मैं आपको यहां बता दूं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हो गया ना, हो गया, अच्छी बात है। लेकिन बेटा अब एक और मैं आपको बता दूं परिभाषा कि एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब इसको जानने के बाद बना रहा हूं परिभाषा में, या फिर ये बोल इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। मतलब कि जो एंटी डेरिवेटिव वाला प्रोसेस है वो इंडिफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा, ना कि डिफिनिट कहलाएगा, ठीक है ना। अभी समझ सब आएगा, बस ये बस देखो। अभी जो एंटी डेरिवेटिव है यानी कि इससे जो यह पाने का तरीका है ना, वह क्या कहलाता है, समाकलन तो है ही बट इंडिफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है वो। और डिफिनिट वाला जानते हो क्या होता है, डिफिनिट का यूज जानते हो कहाँ पे करते हैं। अगर मैं इसका यूज बताऊं तो 2D या 3D में कोई भी शेप, हालांकि बेटा हमारे सिलेबस में केवल 2D का है, कोई भी शेप, अगर मान लो बेटा हमने आपको दिया है 2D का कोई ये है XY प्लेन है, अब यहाँ पे कोई चीज रखा है, चलो लो, अगर त्रिभुज हुआ, अगर मान लो इसको मैं मिटा दूं, अगर त्रिभुज हुआ, अगर मैं सबके आपको वर्टेक्स दे दूं तो कहोगे इसका एरिया निकाल लेंगे, निकाल लेंगे नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा बेटा इसको हटा के हाई ले लो, हाई, इसको बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। मैंने कहा यार इसका एरिया क्या होगा, ये बताओ इसका एरिया क्या होगा। तब बेटा हम यूज करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल का, या वॉल्यूम 3D में बात करेंगे, लेकिन हमारे 12 के सिलेबस में नहीं है, खाली हमको इसी पे काम करना है, एरिया के बारे में केवल काम करना है, एरिया निकालना सीखोगे बस। कितना भी उबड़ खाबड़ एरिया होगा सबका एरिया निकाल के देगा है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि बेटा इंडिफिनिट इंटीग्रल जो होता है वही क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, इंडिफिनिट। डेफिनिट का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब बात आती है इसको दिखाते कैसे हैं। ये देखो बेटा, ये है समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है, इसे समाकलन का चिन्ह कहते हैं, खड़म्पू की तरह होता है, इसे कुछ होता नहीं है, यश होता है ऐसे, यश को थोड़ा ऊपर खींच के ऊपर ना खींचता, नीचवा खींचता से फैल जाते हैं पूरे, ये क्या कहलाता है, समाकलन का चिन्ह कहलाता है, ठीक है। चलो मान लो कि कोई फंक्शन है, उसी का समाकलन करना है, ठीक है ना, इसी फंक्शन का समाकलन करना, यह भी किसी के सापेक्ष होता है, यह भी किसी क्या होता है, सापेक्ष होता है। जैसे बेटा यहीं पे आ जाओ, मैं इसको लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 8x का स्क्वायर प्लस 7x, तो मैं बोलूं कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वास्तव में y होता है, y होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 16x प्लस 7 हो जाएगा ना। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डी एफ एक्स बराबर, ये हो जाएगा उधर जाएगा तो 16x प्लस 7, और ये क्या हो जाएगा जरा आगे dx हो जाएगा, dx को उधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यार। अब देखो जरा, अब हम कहेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो हमेशा दोनों का चिन्ह लगा दोगे, डी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16x प्लस 7, ये बेटा हो गया आपका dx, ठीक है ना। देखो हाई वाला चिन्ह इसका बड़ा विरोधी होता है, तुरंत खत्म कर देगा, डी और ए साइन अवकलन समाकलन मिले खत्म हो गया, चिन्ह खत्म हो गया, वास्तव में पाओगे एफ एक्स बराबर 16x प्लस 7 और ये क्या है, dx है। हमको बस समझाना यही था, अभी इसे तो बताऊंगा आगे, लेकिन हमको समझाना यही है, यही है बेटा समाकलन का प्रोसेस। इसे हम ऐसे दिखा रहे हैं एफ एक्स, और अगर यहाँ पे लग गया dx ना,
तो इसे हम बोलते हैं कि यह समाकलन इस फंक्शन का x के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। इस फंक्शन का समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। यहाँ पे dx चाहिए, किसी के सापेक्ष होगा तभी काम चलेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा इंटीग्रैंड बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं, ठीक है ना, समाकल्य बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने की प्रोसेस को, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करने की प्रोसेस को समाकलन बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रैंड को सॉल्व करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, समाकलन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा ना, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसे हम बोलते हैं समाकल बोलते हैं, समाकल। इंटीग्रैंड कह सकते हैं इसको, इंटीग्रैंड, समाकल कहते हैं इसको, समाकल कहते जो आता है। तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पे 3-4 बातें आप समझ गए। क्या ये जो फंक्शन होता है जिसका आप समाकलन करने जा रहे हो, जिसका समाकलन करने जा रहे हो वह क्या कहलाएगा, इंटीग्रैंड कहलाएगा। और जिस प्रोसेस से सॉल्व होगा वह प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाएगा। और जो कुछ रिजल्ट आएगा बेटा वह क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रैंड कह सकते हो, समाकल कहते हो। ओके, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तब ये सब समझा रहे हैं, ये सब तो आपको समझाना हमको है, इसको मिटा के तब समझाएंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं बेटा। तो बेटा आपने अभी तक जो भी सीखा उसमें 100 बात की, एक बात 100 बात की, क्या एक बात कि जो भी डेरिवेटिव आया गया होता है उसको सॉल्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। वही समाकलन कहलाता है। डेरिवेटिव को सॉल्व करके मूल फंक्शन ले आना, वही प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। बस 100 बात की एक बात, तमाम बातों में मत उलझ जाना कभी भी। चलो अब एक बात और जान लो भी, यहाँ पे सीख लो कि जो यह है ना, यह है बेटा, अगर मान लो एफ एक्स डी एक्स है, यह रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है इंडिफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना, इंडिफिनिट इंटीग्रल। क्यों इसका नाम पड़ा अभी समझ रहे हो तुम, अभी समझाऊंगा। और अगर मान लो यहाँ पे बॉन्ड लग गया, ए से बी मान लो बॉन्ड लग गया बेटा, एफ एक्स डी एक्स, अब यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेट को। ये निश्चित हो गया, यहाँ से यहाँ तक इनको जानना है। यह वाला जो साइन है यह रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करता है डेफिनिट इंटीग्रल को। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। जब यहाँ पे किनारे किनारे कुछ मतलब कि रेंज दिया होगा इनका कहाँ से कहाँ तक है, तो दैट टाइम वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। और जब यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्री है, पूरे के पूरे फ्री है, कहीं बंधे नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित कहलाएगा, इंडिफिनिट कहलाएगा। चलो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सारी बात समझ में आए। चलो मान लेते हैं ए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना। इस फंक्शन का हमने अवकलन करा तो कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। चलो लेट मेरे पास कोई फंक्शन था एफ एक्स, उसका मैंने अवकलन करा एक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या डी एफ एक्स बाई डी एक्स बोलते हो, इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। कुछ आया ना, यहां तक कुछ आया। अभी क्या है, ये अवकलज है, इसका अवकलन करे हो तो अवकलज आया है, ठीक है। अब अगर हमने कहा इसी अवकलज का समाकलन कर दो यक्ष के सापेक्ष, तो क्या आना चाहिए, एफ एक्स आएगा। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला कि बेटा अवकलन किया तो ये अवकलज आया, अब इसी अवकलज का समाकलन करो, पुनः यही फंक्शन ले आओ। लेट एनी फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, अवकलन किया, अवकलन का प्रोसेस लगाया, अवकलज पाया, और अवकलज को इंटीग्रेट किया तो क्या पाया, फिर पुनः वही फंक्शन पा गया मैं जहां से आया था। यही होता है। और ऐसे देख लो, अब देखो यहाँ पे वास्तव में ऐसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मैं भी समझाऊंगा, वो तमाम क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ, फार्मूला खुद बनाओगे, एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लो, अभी देखो कमाल की बात, कितना मजेदार बात है। तो हो जाएगा डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, इतना तो करने आपको आता ही है। मैंने कहा दोनों इंटीग्रेट का साइन लगाओ, सब अनिश्चित चल रहा है, अभी अनिश्चित हम पढ़ाई कर रहे हैं।
तो ये लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इज इक्वल टू, यह हो गया एफ एक्स डी एक्स। अब भाई देखो मैंने कहा ना ये बेटा डी जो है ये डेरिवेटिव का आपके और ये किसका, इंटीग्रेटिंग का है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाते हैं। बचा क्या, एफ एक्स बराबर, वास्तव में आपने पाया, अब देखो ज़रा वही बात है, यही बात यहाँ प्रोसेस से ला दिया मैंने। आपने इसका समाकलन आप देखो कि हम उनके कर दिया समाकलन, तो फिर हम फंक्शन वहाँ पा गए। यही इसी प्रकार मैं बताऊँगा आपको सारे फॉर्मूले यूज कैसे करे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप तो समझ पा रहे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे समझ रहे हो। आपने अगर किताब बाय द वे देखा होगा, किसी भैया भैया को लगाते देखा होगा, तो भैया भैया ऐसे लगाते हैं नहीं कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जो एफ एक्स पाओ सी लगा देते हैं, पता नहीं क्यों सी लग जाता है बेटा। यही सी क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना, समाकलन का असर कहलाता है। भाई क्यों लगता है सी, बड़ी दिक्कत तो यही है, सी क्यों लगता है, आखिर क्या कारण है कि सी लग गया होगा। चलो अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं एक बात। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। नॉर्मली आपने 11th में समाकलन के सूत्र भी जानते होंगे, आप 11th में भी जानते हो, ये सब जानते हो बेटा कि x पे n बराबर डी एक्स बराबर x पे n प्लस 1 अपान n प्लस 1। कैसे आया अब बता रहा हूँ, परेशान ना हो, ये तो जानते हो ना। एक तो दिखाता हूँ सी कैसे लाया मैंने। चलो मान लिया हमारे पास ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, मैंने कहा ये 7x का स्क्वायर है प्लस 8x है और प्लस मान लो ए भी मान लो, ए क्यूब मान लेते हैं, ए स्क्वायर और ए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, मैंने बोला है इसका डेरिवेट कर दो जरा, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 7 तिरिक 21 एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 एक्स प्लस 4। ये सब आप जानते हो, बड़े इतना आएगा, समाकलन कर दो। अब ये जो आया है ना इसी का समाकलन कर दो। समाकलन करोगे तो देखो 21 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 4 का अगर समाकलन करोगे तो आप सारे फार्मूले पढ़े हो, नॉर्मली फार्मूले पढ़े हो। आप कहोगे सर 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ए और हो जाएगा x पे 3/3, यही वाला फार्मूला है। x पे घाते n धन 1 और बटे n धन 1, ये हो जाएगा। फिर कहोगे सर 16 x स्क्वायर बटे स्क्वायर 2 आएगा और आप बोलोगे सर 4x आएगा। हाई देखो कमाल की बात, हाई देखो 7x क्यूब आ गया, हाई देखो 8 आ गया, हाई 4x, हाई देखो 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x। देखा हाई फंक्शन वहाँ पाया कि नहीं पाया, यह फंक्शन वहाँ था, यह फंक्शन। अब समझ में आपको माइंड में आ रहा होगा कि अवकलन जो अवकलज निकाला उसकी सहायता से हमने फिर पुनः फंक्शन को भी पा गए, वही प्रोसेस समाकलन कहलाता है। ये देखो पा गए बढ़िया से। लेकिन एक बात और नोटिस करो, अब मैं तुमको दिखाता हूँ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी कहाँ से, आपको यही जानना है ना। तो देखो बेटा, मान लो फंक्शन आपका ऐसे रहा हो 7x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 4। हाई देखो मूल फंक्शन की मैंने इसको बना दिया, मूल फंक्शन यही है। अब इनका अवकलन कर लो, एक बार अवकलन कर लो, एफ डैश एक्स पाओगे कितना, 7 तिरिक 21 एक्स का स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 एक्स पाओगे यही, और है तो 0 हो गया आपकी बार, है 0 हो गया। अब अवकलज मिल गया, अब इस अवकलज का समाकलन कर लो जरा, तो अब कितना पाओगे, इसका समाकलन जब करोगे ना तो कितना पाओगे जानते हो, तो कहोगे सर हम तो पाएंगे 7x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर भर पाएंगे। क्यों, अब की बात 4 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, आखिर फंस गई ना गाड़ी, 4 नहीं मिला आपकी बार हमको। वही 4 को लगाने के लिए हमने सी माना कि यहाँ पे कुछ न कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि आपने जानते हो बेटा कि जो इंटीग्रेशन है वो प्रोसेस है, डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है। हो सकता है कि डेरिवेटिव करने में कोई अचर 0 हो गया हो सकता है, और हमेशा मानते हैं हम कि कोई अचर पर 0 हो गया होगा, तब हमेशा ऐसे ही लगाते हैं। और ऐसा कब होता है बेटा, केवल इंडिफिनिट में होता है, डेफिनेट में नहीं, केवल इंडिफिनिट में ऐसा होता है।
ओके, क्योंकि अनिश्चित है। मैंने क्या बोला, सी क्यों लगा। अगर कोई पूछता है सी क्यों लगा, तो आप सीधे बोलोगे बढ़िया लैंग्वेज में कि जो भी भैया होंगे, सर होंगे, बोलोगे चूंकि आप जानते हो कि जो इंटीग्रेशन होता है वह एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, और हो सकता है कि डिफरेंशिएट करते वक्त हमारा जो फंक्शन हो उसका कोई टर्म जीरो हो गया हो, उसी को हम पूरा करने के सी लगा लेते हैं। हम मूल फंक्शन नहीं पाए यहाँ पर देखो मूल फंक्शन कहाँ मिला, 4 तो गायब हो गया। 4 को पूरा करने के लिए हमने क्या मान लिया, यहाँ पे सी है, क्योंकि वो अवकलन से होकर के आ रहा है ना, तो हो सकता है कि अवकलन करते वक्त कोई जीरो हो गया, अचर पर तो जीरो हो ही जाएंगे, उसी की पूर्ति करने के लिए बेटा सी लगाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आपके बात में दिमाग में बात अगर घुस गई हो तो चलो बढ़िया बात है। अब आगे चलते हैं, कुछ आपको क्रियाकलाप बढ़िया दिखाते हैं और इंटरेस्टिंग मजेदार बातें बताता हूँ मैं आपको, समझ में आप तो आ ही रहा होगा। 100 बात की एक बात, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। तो अब इसको मिटा के आगे चलते हैं। चलो बेटा, एक बात और इंपॉर्टेंट आप जान लो कि अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है ना, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हो सकता है एक बात आपके मन में चल रही होगी, मैं उसको पूरा करता हूं कि आपने एफ एक्स का समाकलन करा एक्स के सापेक्ष, तो आपने पाया एफ एक्स प्लस सी। तो सी का मतलब क्या है, यही हम आपको और एक बार बताना चाहते हैं कि सी यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सी की वजह से फंक्शन के ज्यामितीय निरूपण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई फंक्शन दैट, मान लो ये पता नहीं क्या होगा, 4 5 6 7 1 लाख की माइनस का 2 लाख कितना, किसी कोई नहीं जानता। मान लो ये ड्रा हो रहा है, मान लो ये शुरुआत वाला जो फंक्शन है वो ऐसे ड्रा हो रहा है, जो मेन फंक्शन रहा होगा, तो सी लगने से फंक्शन का बेटा नेचर नहीं चेंज होगा। अगर सी 3 4 5 अगर मान लो ए, मान लो कि बेटा ए यहाँ से है, मान लो यक्स माइनस 1 है, ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा। अगर सी बराबर कोई 2 मानता है तो फंक्शन का नेचर तो यही है, फंक्शन का देखो नेचर वही है, जो इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो वही रहेगा। ए ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे रहेगा, कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा, जो भी ढाल साल इनकी है सब सेम रहेगी। फंक्शन का बेटा नेचर नहीं चेंज होगा, ये जान लो कि सी, ये देखो ये जो होता है ना, सी को ऐसे बोल सकते हो, जो ये है, यह जो मूल फंक्शन है, फंडामेंटल फंक्शन जो था हमारा, उसकी पूरी फैमिली है। फंडामेंटल फंक्शन की पूरी फैमिली होती है, उसकी फैमिली। सी के नाते हम क्या बोले कि ये मूल फंक्शन की पूरी फैमिली है। अभी आगे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। सी के मान देखो यहाँ पे -3 रहा होगा, -2 0 -1, फिर यहाँ पे क्या रहा होगा 2 3 4 5। सी का मान केवल है, बस थोड़ा उठ जाएंगे ऊपर, चाहे नीचे आ जाएंगे, तो ये मूल फंक्शन की पूरी फैमिली कहलाती है। तो सी को आप ऐसे जानो कि सी से हमारे बेटा फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ने मतलब क्या, कि उसका जियोमेट्रिकल नेचर नहीं चेंज होता, सब कुछ वही रहेगा। सारे देखो स्लोप हर जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हर जगह वही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कहीं पे 1 है, 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, थोड़ा उठा है, थोड़ा नीचे है, बस यही बस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं पूरे फंक्शन को, या मान लो x -0 होगा, x बराबर -2 होगा, ऐसे कुछ होगा, जो भी हो, x प्लस मान लो 2 होगा, x प्लस जो भी हो, ऐसे जो पूरा फंक्शन पा रहे हो ना, ये फंक्शन, ये मूल फंक्शन की पूरी फैमिली कही जाती है इसको। सी के नाते हमको बताना पड़ा आपको। तो इसको मिटा के बेटा आप कुछ हमारे मतलब कि मतलब फार्मूलाज हैं उसको नोट करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कैसे क्या होता है। आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो सारे फार्मूले जो होंगे समाकलन के डिफरेंशिएशन के उल्टे होंगे, तो आपको दिखाते हैं, उसको नोट करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, हमने आपके लिए दिया बेसिक फार्मूलाज, ये सब अवकलन है, अभी ये सब अवकलन है बेटा, सबके अवकलन मैंने लिख दिए हैं। अब इसी का उल्टा समाकलन होता है, ओके, तो बस वही निकालना बस है। तो चलो मान लिया इसका हमने अवकलन किया तो इतना आया, अवकलन आपको करने आता है, वो तो आप जानते ही हो, इसका अवकलन करो कितना ही आएगा। यानी कि इसका अगर मैं समाकलन कर दूं यक्ष के सापेक्ष तो कितना पा जाऊंगा, x⁴n + 1 अपान
n प्लस 1, जहाँ पे n क्या है बेटा घात है और n -1 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। अगर n -1 के बराबर हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे नोट कर लेना आप। तो इसी का उल्टा अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना आएगा बेटा, आपका होगा सर बेटा यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस cos x आ जाएगा, साइन का माइनस cos होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाओगे, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है बेटा, tan x। और एक बात और मैं भूल रहा हूँ, उसको पूरा करवा लो, प्लस c, इंडिफिनिट है ना बेटा, प्लस c। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू sec x। ओके, और यहाँ पे लो cosec x इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ वाला माइनस में नहीं लिखा है, इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा माइनस का cosec x इज इक्वल, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस का cot x। इनको तो तुम खुद पूरा कर सकते हो, अब मैं क्या करूँ उसमें, पूरा नहीं कर लोगे। अरे मैं लिख देता हूँ बेटा, बाकी होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क ये अभी है कि आपको याद भी करना रहेगा। इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x। और एक बात और जान लो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसी का हम समाकलन कर पाएंगे। अब अनट्रेंडम का नहीं कर पाए। अगर कोई पूछता है, सवाल बहुत सारे बनाने वाले बनाते हैं कि क्या सभी फलनों का समाकलन कर सकते हैं, नहीं, सभी का नहीं कर सकते, उन्हीं का हम कर पाएंगे जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल रहा होगा, उन्हीं कर पाएंगे, ये बात नोट कर लेना। यहाँ पे आओ बेटा, ये हो जाएगा आपका 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस का cos इनवर्स x प्लस सी। देखो भूल जा रहा हूँ बेटा, मैं प्लस सी हर बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बेटा समाकलन साइन इनवर्स एक्स भी होता है, माइनस का cos इनवर्स एक्स भी होता है। तो यूज़ करने के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसको करोगे बेटा तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार सारा कर लोगे। मैं यहाँ पे आऊँ, समाकलन अब करोगे ई पे एक्स, सबसे मज़ेदार चीज़, सबसे मज़ेदार ई पे एक्स होता है, बहुत स्वाद देता है, नहीं, समाकलन भी वही होता है, अवकलन भी वही होता है। अगर यहाँ पे आओगे तो हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा, log x होगा। यहाँ पे log मॉड में है, ठीक है, मतलब x मॉड में है, क्यों, क्योंकि log के साथ माइनस वाली वैल्यू नहीं की ली जाती है। और यहाँ पे आओगे तो बेटा a पे x का समाकलन क्या हो जाएगा, a पे x अपन log a। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक दो बातें और बहुत ही बढ़िया बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो गिव अप मत करना, उसको आराम से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उससे आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो कि कैसे यूज करते हैं इसका, कैसे नहीं करते। बेटा इसको मिटा के आगे चलते हैं फिर। चलो बेटा कुछ समाकलन मैं करवाता हूँ आपको अभी, और एक ऐसा बताऊँगा कि वास्तव में कहोगे हाँ कुछ सीखा मैंने। चलो मैंने बोल दिया, मान लो x⁻7 है, इसका समाकलन क्या होगा, तो x⁻n वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, x⁻7 + 1/7 + 1, यानी कि x⁸ और बेटा एक चीज़ भूल रहे हो, ये बेटा इंडिफिनिट है तो ये सी लगा दो, प्लस का सी लगा दो, हो गया ना। लेकिन एक बढ़िया चीज़, यहाँ पे मान लो मैंने कहा sin 2x dx का बताओ क्या होगा अवकलन, अरे समाकलन क्या होगा x के सापेक्ष। तो अभी आपको लगेगा अटपटा, अभी आपको लगे, जानते हो क्यों लगेगा, मैं बोलूँगा sin x का क्या होता है समाकलन, माइनस cos x, तो कहोगे सर माइनस cos 2x। अब मैं कहूँगा कि इसका गुणांक और प्लस सी। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है आपका दिमाग नहीं काम करेगा। चलो एक मैं बात दिखाता हूँ आपको, ये देखो ज़रा, मैंने मान लिया कहा कि cos 2x माइनस, चलो cos 2x का बता रहे, अवकलन करते हैं, क्रियाकलाप दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो d/dx अरे cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन 2x, और 2x अवकलन करो फिर 2 पा जाओगे, यानी कि कुल ले दे करके d/dx का मान क्या पा जाओगे, cos 2x अरे d/dx ऑफ cos 2x
-2 sin 2x पाओगे। ओके, चलो मैंने कहा एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि d cos 2x। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे अवकलन करते वक्त यहाँ पे गुणा हो रहा था, इसके गुणांक का गुणा हो रहा था। अवकलन करते वक्त इसके गुणांक का क्या हो रहा था? गुणा हो रहा था, बस वही ध्यान देना। और यहाँ पे आ जाओ, हो जाएगा -2 sin 2x dx। ओके, चलिए अब मैंने बोला कि दोनों पक्ष में समाकलन का चिन्ह लगाओ, तो d cos 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 sin 2x dx। ओके, और आ जाओ यहाँ पे, इसके विरोधी हैं, खत्म हो जाएंगे। ये हो जाएगा cos 2x बरोबर -2 कांस्टेंट का समाकलन नहीं करते, मतलब जो भी गुणांक होगा गुणांक के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? sin 2x इंटू dx। अब मैं बोलूँ कि sin 2x इंटू dx बराबर क्या पाए? -cos का 2x/2। हाई देखो, आया कि नहीं आया? आया ना। यहाँ पे बटे 2, इसका समाकलन देखो कितना आया, बटे 2 आ गया। मैंने आपको यही दिखाया कि क्या जब बेटा अवकलन करते हो तो गुणांक का गुणा होता है, और जब समाकलन करते हो तो गुणांक का भाग होता है। कैसे मैंने बताया? मैंने कहा इमाम को मैंने मान लो कोई फंक्शन दे रखा, इसका अवकलन आपने किया, अवकलन करने के बाद आपने इतना पाया, तो देख रहे हो कि मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 का यहाँ पे अवकलन में गुणा कर रहे हो। चलो मैंने कहा आगे प्रोसेस लगाओ, मैंने एक तरीका आपको बताया था कि समाकलन के रूप में लाओ, समाकलन के रूप में, तो dx को उधर भेज दिया, तो ये बेटा दोनों इंटीग्रेट का साइन लगाया मैंने, तो d cos 2x ये देखो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो मैं देखा sin 2x का कितना आ गया? -cos 2x/2। ये जादू वाला फार्मूला है, देख रहे हो? sin 2x इंटू 2x वाला है ना, आ गया। मैंने कुछ किया थोड़ी ना, तुमको भी नहीं पता कि मैं ये कर रहा था, मैं ये किसी को नहीं पता, मैं भी कर रहा था। वो तो आते आते यहाँ तक आ गया तो पता चला कितना हो गया। और लेकिन अब क्या करोगे? अब मान लो दिया है sin 2x dx, हाई प्रोसेस बार बार थोड़ी लगाएंगे प्रश्न में। हम कहेंगे sin x का होता है cos x माइनस का, तो sin 2x का -cos 2x, ठीक है। और अब गुणांक है इसका, तो अब की बार क्या कर देना है? भाग कर देना है 2 का। ही देखो प्लस ही लगा दिया, हो आंसर आ गया। बस गुणांकों का भाग करते हैं समाकलन में। अच्छा ये कर नहीं, जिसके सापेक्ष होता रहेगा केवल उसका। अब इस क्वेश्चन में अब सारी बातें आप समझोगे, ठीक है ना? तो समझ में आपको आ गया ना क्यों ऐसा भाग हो रहा है? प्रोसेस करा भाई, आ गया आराम से, तो हमको ये पता चल गया। अब हम लोग एक्सरसाइज को करने के लायक हो चुके हैं। कुछ 2-4 बातें हैं कि मान लो बेटा x² + 2x dx है, तो इनका अलग अलग प्लस माइनस इनका अलग अलग कर सकते हो। इसका अलग करो और इनका क्या कर दो? अलग कर दो, ऐसे होता है, ठीक है ना। कोई गुणांक है मान लो, ऐसे मान लो kx dx है, तो k को बाहर निकाल दो, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। चलो एक बात और सीख लो इसी में। मैंने बोला कि 7 का समाकलन क्या होगा। अगर कोई होशियार बंदा होगा तुरंत जानेगा कि 7x का अवकलन 7 होता है, तो इसका समाकलन तुरंत कहेगा 7x + c कहेगा, तुरंत बोल देगा। और गंवर्रा होगा तो भाई देखो, गंवर्रा नहीं भाई सॉरी, ये देखो 7 पे, देखो 7 का मतलब क्या? 7 बाहर निकाल दो और यहाँ पे x पे 0 हो जाएगा dx, इसका मान 1 होता है। अब इसको बेटा लगा दो फार्मूला, x की पावर 0 + 1/0 + 1 + c लगा दो, 7x + c आएगा, ठीक है ना। ISC क्यों लगाया पता है आपको? तो सीधे सीधे अगर सोच से पा रहे हो कि किसका ये अवकलज है तो तुरंत उत्तर दे सकते हो। हाई को लगाने कोई नियम कानून नहीं है। और हाँ वास्तव में जब आप इसमें मच जाओगे बढ़िया से तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन का खात्मा अपने मन में करोगे, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो देखिए भाई स्टूडेंट 7.1 एक्सरसाइज का हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया है, इनको हम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपकी अभी कहा है कि इनको परीक्षण भी करो, जांच करके दिखाओ कि सही है कि गलत है। मतलब कि जो आंसर आपने लाया उसको आप मतलब कि दिखाओ कि हाँ ये डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है। चलो यहाँ देखो बेटा, पहले मैं चालू करता हूँ पहला क्वेश्चन। तो आप कहोगे इसका जो समाकलन होगा x के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो dx = सब अनिश्चित चल रहा है अभी, तो sin 2x का -cos 2x और बेटा x का गुणांक 2 + c। ओके, अब आपको ये दिखाना है कि इसका अवकलन इतना आएगा, इस फंक्शन को लेके आओ।
अब आपको यह दिखाना है, मैं एक करता हूँ बाकी आप करोगे। तो हम कहेंगे डी, जांच मैं करता हूँ, यही है, यही करना है। डी बाई डी एक्स इसका अवकलन करो, माइनस काश 2x बाई 2, तो कितना हो जाएगा कहोगे 1/2 बाहर निकल जाएगा, और डी बाई डी एक्स माइनस निकाल दो बाहर यार, काश 2x, अब कहीं भुला गया होगा गाँव में जा हो जाएगा तो भुला जाएगा। ये देखो जरा -1/2 काश 2x का बेटा माइनस साइन 2x, ठीक है, और 2x का अवकलन एक बार आगे करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन 2 हो जाएगा। हाई देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस देखो भाई आ गया। कई लोगों को सांस फूल रहा होगा, हम जानते हैं कि प्लस सी नहीं लिए हो, हम जानते हैं फूल रहा होगा सांसिया, तो इसका अवकलन करोगे तो +0 पा जाओगे, क्या फायदा, इसलिए नहीं लिया गया। तो बेटा ये हो गया ना पहला। दूसरा मैं करता हूँ सॉल्व cos 3x dx इज इक्वल टू माइनस, अरे cos का क्या होता है, साइन ही होता है, साइन 3x इसका गुणांक 3 धन सी आंसर, लो तुरंत आएगा, कहोगे हाँ सर जी तुरंत आएगा। तीसरा देखो, अच्छा e पे 2x क्या है, e पे 2x dx, तो e पे x का e पे x ही होता है, तो e पे 2x ही होगा अपान x का गुणांक प्लस c। चौथा देखो जरा, हाई देखो ax प्लस बी का स्क्वायर dx, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहोगे ax प्लस बी पे पावर 2 धन 1, x पावर n का फार्मूला लगाओ तो हो जाएगा 3 अब बटे 3, और एक बात और हो बेटा, x का गुणांक कितना है, a है, लो। अब बहुत अगर आपको भ्रम है, शंका है, तो इनका अवकलन करो, अगर है ना आए तब ना, इसका अवकलन करके देखो, इतना आ रहा है, होमवर्क है, कर लेना, आएगा, नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाना बंद कल से। हाई देखो यहाँ पे a है साइन 2x माइनस 4e पे पावर 3x dx, इनको पहले पढ़िए यहाँ से, अगर जो नए बच्चे होंगे तो हाई देखो साइन 2x dx माइनस 4e पे पावर 3x इंटू dx, लो ऐसे अलग अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। अब साइन x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos 2x बाई 2 और माइनस, आई देखो 4 निकल जाएगा, अरे e पे पावर 3x का क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x ही हो जाएगा। अब बटे इसका गुणांक कितना है, x का 3 है प्लस c। अब जिसको ना आए उसको मारो गोली, आगे चलते हैं 6वां नंबर सवाल पे। ओके लग गया ना, इसका तो अलग हो गया, इस 4 कांस्टेंट मतलब कि गुणांक था, कोफिशिएंट था, इनका तो बाहर निकाल दिया यार, e पे पावर 3 e पे x होता है बट्टे इसका गुणांक, इसको मिटा के हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ ये सब मतलब बेटा ये मत सोचना कि बार बार लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्यों आया ना, आप जान गए हो क्यों आया है ना, हो बस उतना जाना, कोई पूछे बता सकते हो, पढ़ा सकते हो, वही बहुत है। अब सवाल करो शांतिपूर्वक, ये मत सोचो कि आई 3 बटे कई लाएँ वो दिखाएं, वो सब काम नहीं करना है। इसको मिटा के चलते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6 to 10। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, हम जानते हैं, अलग अलग कर लो भाई, नए हो ना, इनको अलग अलग ऐसे लिख लो पहले, थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में, हड़बड़ तड़बड़ वाला काम नहीं करते। तो ये हो जाएगा 4e पे 3x, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सवालिया देखते उत्तर देते होंगे, ऐसे भी कुछ धुरंधर बैठे होंगे। तो 4 तो बेटा गुणांक के बाहर निकल जाएगा, e पे पावर 3x का e पे पावर 3x ही हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 3 गुणांक। अब 1 का समाकलन x होता है, जिसके सापेक्ष करोगे वही होता है, अगर y के सापेक्ष करो तो y होगा, z होगा तो z होगा, x है तो यहाँ पे क्या होगा x होगा। ऐसे एक को हम लिखेंगे x पे पावर 0 dx, बेटा लगाओ x और n का फार्मूला, n का मान 0 है तो क्या हो जाएगा x पे n प्लस 1 तो x ही आएगा प्लस c। अब देखो जरा, ये तो हो गया 6वां 7वां पहले अंदर गुणा कर लो, पहले अंदर गुणा कर लो एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने 2 फलनों के गुणनखंड का समाकलन नहीं पढ़ा है, वो भी आगे आएगा, पहले गुणा कर लो आराम से, नहीं तो इनको पहला मानते दूसरा मानते उसके भी तरीके होते हैं बेटा, पहले पढ़ो। माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से कट के 1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा d। सॉल्व करोगे इनका अलग तो कितना आएगा x पावर 3 बटे 3 माइनस एक्स प्लस c, एक का तो x ही होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं बताता हूँ, अलग अलग कर लो पहले। चलो ए है ना, ये हो जाएगा ax का स्क्वायर
और ये हो जाएगा dx और प्लस ये हो जाएगा bx dx और प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका c और हो जाएगा dx। यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं जल्दीबाजी में, आपको ये बताता हूँ बेटा। यहाँ पे बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती कर सकते हैं कि x पे 3/3 और कहेंगे x का गुणांक ये है ना, एक ने गुणांक नहीं है। अब इसको नीचे थोड़ी लाएंगे ना। जब बेटा आपका मतलब कि एक ही फंक्शन में जब दो लोग रहेंगे तब गुणांक को माना जाएगा। इसे जल्दीबाजी में गलती मत करना, ये तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे करता है कि ए x पे 3/3 और जल्दी जल्दी करता है कि इसका गुणांक ये भी मान लो ना, ये थोड़ी होगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। जब वो बेटा फंक्शन में फंक्शन होता है तब वो काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा। अब बेटा हैशी देख लो, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बी बाहर निकल जाएगा, हैशी निकाल लो, हैशी बाहर निकल जाए। छोटी छोटी बातें अक्सर गलती जल्दबाजी में हो जाती है। तो ये हो जाएगा ए x पे 3/3 प्लस बी x²/2 और प्लस सी x और प्लस बेटा यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे सी नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे डी देंगे। डी चाहे ई चाहे हम, यही बेटा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है। सी बट मत देना, क्योंकि सी और सी मिल जाएगा तो बेटा वो नहीं पता कर पाएंगे ना हम सही से कौन है वो। हर गलती नहीं कोई कर सकता, लेकिन सी नहीं लेंगे, डी अलग कुछ मान लेंगे। नवा देखो, नवा इसी प्रकार है 2x² प्लस ई पे x प्लस सी, कोई बात नहीं। अलग 2 पे x ऐसे इनका अलग कर लो 2x² dx प्लस इनका अलग कर लो ई पे x dx प्लस इनका अलग कर लो सी dx, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, x पे 3/3 प्लस ई पे x का ई पे x ही होता है और प्लस सी कांस्टेंट। देखो सी यू का ऐसा निकालना हो तो मैं आपको बता दूं क्या, देखो सी dx है ना, सी बाहर आ जाएगा। सी कोई भी कांस्टेंट अगर देता है उसका समाकलन करना है तो यहाँ पे बचेगा 1 का मतलब क्या होता है x⁻0 dx। ये हो जाएगा सी x⁻0 यानी कि x⁻n + 1 x पे 0 + 1 अपान 0 + 1 ले देखिए सी पे x आएगा। तो कांस्टेंट अगर कोई है उसको समाकलन करने जा रहा हो तो कुछ मत सोचो, वो कांस्टेंट और x और बेटा अलग से कांस्टेंट एक डी देना पड़ेगा। 10वां नंबर सवाल करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले इनको सॉल्व कर लो। a का स्क्वायर यानी कि x प्लस b का स्क्वायर और -2ab यानी कि -2 आएगा और बाकी कट जाएंगे। इसका समाकलन क्या होगा x² और 1/x का समाकलन क्या होता है बेटा log x होता है और -2x प्लस c आंसर अलग अलग निकाल सकते हो। इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं ओवर। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 22। तब तक आप क्वेश्चन को कर चुके होगे, हमको पता है आप करते हो, समझ में आ गया, सारे सवाल कर सकते हो बड़े आराम से। ओके, फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।